नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन क्लास लो, तो मैं आपके कहने के अनुसार मैं ऑनलाइन आया हूं। तो सबसे पहला कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप लोग अपने इस चैनल को दब के शेयर करना है। सब बच्चे स्टेटस लगाएंगे, सब बच्चे सब्सक्राइब करवाएंगे, यानी एक स्टूडेंट कम से कम 10 स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाएगा। तो मैं आगे लगातार कंटिन्यू आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान की ऐसे ही कक्षाएं लेकर आता रहूँगा। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी, इसमें हम व्याख्या सहित सभी प्रश्नों को हल करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले हर एग्जाम के अंदर अपने हर एक प्रश्नोत्तरी में से 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं, यानी पूरी व्याख्या के साथ में इसका हम विश्लेषण करेंगे और यही शिक्षण पद्धति होती है जिसका हम गहन अध्ययन करेंगे। और मनोविज्ञान में जो विशेष रुचि रखने वाले विद्यार्थी है वो इसको डेली रेगुलर इस वीडियो को देखेंगे और साथ में कोशिश करना एक अच्छे सुंदर से नोट्स भी आपको बनाने हैं जो आगे आने वाले समय में आपके काम आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान है, इसको प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र के विषय के साथ में जोड़ा गया था। कहने का मतलब दर्शन शास्त्र विषय ही था जो पहले पढ़ा जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं फिलोसफी। ये दर्शन शास्त्र से निकल करके या एक भाग या एक शाखा के रूप में कह सकते हैं मनोविज्ञान आया हमारे सामने। और लेकर आने वाला इंसान कौन था, वो कह सकते हैं अरस्तु था। कौन था भाई, अरस्तु था। तो अरस्तु को हम जनक बोल सकते हैं मनोविज्ञान का, आदि जनक कह सकते हैं, प्राचीन जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। जननी की बात करें तो कौन हो सकती है, दर्शन शास्त्र हो सकती है। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो मनोविज्ञान को प्राचीन समय में अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, इन सब लोगों ने आत्मा का विज्ञान माना था। तो कुल मिलाकर के आत्मा को हम देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, आत्मा का क्या रंग रूप आकार होता है, इसलिए विज्ञान केवल उसी को ही कहा जाता है जिस पर प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग कर सकें वो मनोविज्ञान कहलाती है। तो इस कारण ये आत्मा का विज्ञान कहना सही नहीं था, लोगों ने खंडन किया। इसके बाद में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। कहने वाले इटली के थे, इटली के पोम्पोलोजी और जोन लोग, इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का कहा। लेकिन मन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते या मन को देख नहीं सकते, कहने का मतलब मन पर प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए यह परिभाषा 17वीं शताब्दी के अंदर मन की परिभाषा आई थी मनोविज्ञान के संदर्भ में, ये भी अमान्य हो गई थी। इसके बाद में आगे चले 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे, याद रखना है आपको। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले विलियम वुंट, इसके बाद में कहें तो विलियम जेम्स जो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इनके अलावा विलियम वुंट के शिष्य टिचनर, जेम्स सल्ली, ऐसे लोगों ने क्या कहा, चेतना का विज्ञान। लेकिन एक विलियम मैकडूगल की पुस्तक आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर चेतना शब्द की निंदा की गई और वहां पर इसे भी लोगों ने अमान्य कर दिया। क्यों, क्योंकि चेतन अवस्था एक नहीं होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने विस्तार से बताया। इसके बाद में कहें तो 20वीं शताब्दी के अंदर, कब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान भाई, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और हमें पता है कि व्यवहार है जिसको देखा जा सकता है, जिस पर प्रयोग किए जा सकते हैं, व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान में कहें तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, या व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार है। इसका कहें तो व्यवहारवादी प्रमुख कौन कौन थे, वैसे याद रखना है, वॉटसन थे, वुडवर्थ थे, स्किनर थे, पावलव थे, थोरनडाइक थे। ये सारे के सारे लोग व्यवहारवादी थे और इन लोगों ने व्यवहार का समर्थन किया। और वॉटसन ने तो एक बहुत ही चर्चित पुस्तक 1924 के अंदर व्यवहारवाद नाम से एक पुस्तक भी लिखी, और उस पुस्तक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, स्वच्छ बालक जिसको मैं चाहूं वैसा बना सकता हूं, क्योंकि उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। और वुडवर्थ ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार से संबंधित परिभाषा दी और वो कई बार पूछी गई है, याद रखनी है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार है। ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है। और इसके अलावा क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी बहुत चर्चित है। वो कहता है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। तो बालक को महत्वपूर्ण मानने की बात भी कौन करता है, क्रो एंड क्रो। प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये मनोविज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद में मनोविज्ञान की भी अनेक शाखाएं हुई। क्या भाई, मनोविज्ञान की भी एक अनेक शाखाएं हुई, जिसके अंदर देखा जाए तो एक आती है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सी भाई,
शिक्षा मनोविज्ञान, इनके अलावा भी अनेक शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, क्लिनिक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, इस प्रकार से अनेक मनोविज्ञान की शाखाएं हुई, जिसमें एक प्रमुख शाखा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। इस यूनिट के अंदर या इस प्रश्नोत्तरी के अंदर हम शिक्षा मनोविज्ञान और व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, फिर हमारे सामने आती है नई शाखा कौन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात तो आपको पता ही है, सबसे पहले किसने किया, कहने का मतलब थोरनडाइक। थोरनडाइक महोदय था ना, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं। प्राचीन जनक की बात करें तो स्किनर महोदय क्या कहता है, स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान को प्राचीन समय में अरस्तु लेके आया। कौन लेके आया भाई, अरस्तु लेके आया, अरस्तु के बारे में बात। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक आता है कोलसेनिक। कोलसेनिक महोदय कहता है कि मनोविज्ञान है ये लेके आया था कौन, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो लेके आया। तो कहने का मतलब है स्किनर के अनुसार तो अरस्तु है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत करने वाला, और कोलसेनिक के अनुसार कह सकते हैं प्लेटो है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, वो है थोरनडाइक, जो प्रकार्यवादी था, बाद में व्यवहारवादी बन गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये प्रश्न था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से। बिल्कुल, शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। बीएड बीएसटीसी जब हम करते हैं तब हमें मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है, इसी उद्देश्य के साथ पढ़ाई जाती है कि शिक्षक एक अच्छा अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर सके, अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप कर सके और बच्चों को अच्छी तरीके से अध्यापन करवा सके। इनके अलावा शिक्षण से संबंधित, हाँ बिल्कुल, अच्छा टीचिंग मेथड होगा, शिक्षण कौशल अच्छा होगा, यानी एक सीखने की कला है जो मनोविज्ञान के द्वारा विकसित होती है। और कक्ष का वातावरण बिल्कुल जरूरी है। कक्षा में विद्यार्थियों की पढ़ने की रुचि, ललक पैदा करना, उनका विल पावर, इच्छा शक्ति जागृत करना, अभिप्रेरित करना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान जिसने पढ़ा है वो ये कला विकसित कर सकता है। विद्यार्थी, बिल्कुल विद्यार्थी तो वर्तमान के समय में महत्वपूर्ण है ही। तो कुल मिलाकर के ये चार ऑप्शन जिस ऑप्शन में है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर देखें और कोशिश करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता दिया गया? याद रखना है, सबसे पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी इनकी बात करने वाला एक इंसान आता है, युंग। कौन आता है भाई? कार्ल युंग, जिसको जुंग भी बोला जाता है, सिगमंड फ्राइड का शिष्य था, ये करता है। लेकिन क्या किया, युंग का इन्होंने खंडन किया। किसने किया खंडन भाई? ये खंडन करने वाला इंसान था, वो था एस हाइजेंक। हाइजेंक ने युंग का खंडन किया और कहा कि व्यक्तित्व का 3 प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया। और 3 प्रकार कौन कौन से दिए? पहला प्रकार तो हमारे सामने ही है, अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता, कि इंसान केवल अंतर्मुखी नहीं हो सकता, बहिर्मुखी होगा। इनके अलावा इन्होंने कहा था कि सांवेगिकता के अनुसार बोला, या फिर कह सकते हैं तंत्रिकाता के अकॉर्डिंग बोला। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। और इनका एक बहुत ही बेहतरीन जो पेन मॉडल था वो भी काफी चर्चित रहा। पेन मॉडल वो भी इन्होंने दिया, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। पेन मॉडल देने वाला कौन था? हेस हाइजेंक था। हिपोक्रेट्स का इन्होंने समर्थन किया। किसका समर्थन किया था भाई? हिपोक्रेट्स का। हिपोक्रेट्स कौन था? याद रखना है, हिपोक्रेट्स था जो सबसे पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला। यूनान का शरीर शास्त्री था। इन्होंने भी 4 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, उसी का इन्होंने समर्थन करते हुए पेन मॉडल दिया। और पी का मतलब होता है साइकोटिज्म, ई का मतलब एक्सट्रोवर्जन और एन का मतलब होता है नेरोटिज्म। इसी के आधार पर इन्होंने 3 वर्गीकरण, 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता, वो हमने देखा। तो ये कौन था? हेस हाइजेंक। इसके अलावा देखा जाए तो आलपोर्ट महोदय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। आलपोर्ट महोदय ने भी 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए भाई? 3 प्रकार, याद होने चाहिए। इसका भी प्रश्न पिछले ही पीटीआई के अंदर पूछ लिया था। 3 प्रकार कौन कौन से थे? इन्होंने 3 प्रकार बताए। वो था 1 नंबर प्रधान गुण। कौन सा? प्रधान गुण था, जिसको हम कार्डिनल बोल सकते हैं। दूसरी की बात करें तो इन्होंने केंद्रीय गुण। और तीसरा था इनका, जिसको इन्होंने बोला गौण। क्या बोला भाई? गौण, जिसको सेकेंडरी कह सकते हैं, केंद्रीय को सेंट्रल कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार बताए। देने वाला कौन था? आलपोर्ट महोदय। सील गुणों के आधार पर था। आलपोर्ट का भी वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के बहुत सारे वर्गीकरण दिए गए हैं। वैसे बात करें तो व्यक्तित्व के अनेक वर्गीकरण हैं। जैसे शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन महोदय ने 3 प्रकार बताए थे, जिन्होंने एटलस ऑफ मीन नाम की पुस्तक प्रकाशित की 1940 के अंदर।
सोमेटोटाइप प्रकार था उनका। इनके अलावा देखा जाए तो क्रेचमर ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार बताए। स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मीन पुस्तक के अंदर 6 प्रकार बताए समाजशास्त्रीय प्रकार से। कार्ल यूंग था, इन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हुए 3 प्रकार बताए, और वो भी मनोवैज्ञानिक प्रकार से। उनकी साइकोलॉजिकल टाइप्स बड़ी चर्चित पुस्तक थी। और इनके अलावा देखा जाए तो थोरनडाइक जो प्रकार्यवादी बाद में व्यवहारवादी बना, इन्होंने कुल मिलाकर के देखा जाए तो चिंतन के आधार पर और तर्कशीलता के आधार पर, विचार शक्ति के आधार पर भी 3 प्रकार बताए थे। वो भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष चिंतन, स्थूल चिंतन और सूक्ष्म चिंतन, जिनकी आगे आने वाली कक्षाओं में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने था प्रश्न, जिसका आपको मैंने उत्तर बताया, और आप भी कमेंट में उत्तर देते रहें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आ जाता है कई बार किताबों से संबंधित, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। देखें, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक थी, वो किसने दी? ऐसी एक पुस्तक और है, वो है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। कौन सी? बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नाम की पुस्तक थी, ये देने वाला था क्लार्क हल। 1915 के अंदर इन्होंने एक प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। उस समय स्किनर महोदय ने, अधिगम जब हम पढ़ते हैं तो अधिगम में बताते हैं कि स्किनर ने क्लार्क हल के सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन या चालक न्यूनता का सिद्धांत, जिसकी बड़ी तारीफ की थी। अब तो जितने भी अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं उसमें क्लार्क हल का बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक थी जो व्यवहार से संबंधित थी, व्यवहारवादी था, तो कौन था? क्लार्क हल। और यहां पर है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर रहेगा, वो रहेगा विलियम जेम्स, क्योंकि इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था। तो ये विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान का है, या अमेरिका का है तो अमेरिका है तो अमेरिका मनोविज्ञान का जनक है। ये भी बात याद रखनी है आपको। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? विलियम जेम्स। और इनकी एक खास बात और है, इन्होंने दूसरी मनोवैज्ञानिक यानी सेकंड प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की। तो प्रयोगशाला, दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाला कौन था? वो था 1890 के अंदर विलियम जेम्स, याद रखना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी किसने? फर्स्ट की बात करें तो पहली प्रयोगशाला थी वो किसकी थी? वो थी विलियम वुंट की। ये भी चेतनावाद से संबंधित था। और इन्होंने जो प्रयोगशाला स्थापित की वो जर्मनी में की थी, लिप्जिंग स्थान पर, जिनको वर्तमान में क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो यहां पर इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, अगर भारत के संदर्भ में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने की? कोलकाता शहर के अंदर 1915 के अंदर डॉक्टर NN सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित की थी, और तभी से भारत के अंदर पाठ्यक्रम शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो कौन था? विलियम जेम्स था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? तो वही उत्तर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। देखें, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक या एंडोमार्फिक, कौन सा प्रकार है जो क्रेसमर का नहीं है? एक बार के लिए, हाँ, कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहां पर इसमें देखना है आपको, इसमें पिकनिक प्रकार था, इन्होंने दिया बिल्कुल इसको नाटा या मोटा बताया था। इनके अलावा एस्थेनिक, बिल्कुल एस्थेनिक प्रकार था जिसको क्षीणकार बताया था। और इसके बाद में एथलेटिक, जिसको हमने इन्होंने क्या बोला था? सुडोलकाय। क्या बोला था भाई? सुडोलकाय बोला था। और एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक था, ये किसका था? ये सेल्डन का था, याद रखना। किसका था भाई? सेल्डन ने दिया था, याद रखना। ये नहीं है, ये किसने दिया था? सेल्डन ने। सेल्डन ने मैंने बताया था, इन्होंने एटलस ऑफ मीन नामक पुस्तक के अंदर 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, जिसके अंदर गोलाकार, लंबाकार और आयताकार, ये याद रखना है। और इसका चौथा कौन सा था? वो क्रेसमर का जो चौथा प्रकार था वो कौन सा था? मिश्रित काय कह सकते हैं। कौन सा था भाई? मिश्रित काय, जिसको हम कह सकते हैं डाइप्लास्टिक। तो ये 4 प्रकार देने वाला कौन था? क्रेसमर महोदय था। तो याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, व्यक्तित्व मापन में रोरसा
परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है भाई बताएं। देखें, रोर्सा परीक्षण, पहले तो इसका पता होना चाहिए कौन था, हरमन रोर्सा। कहां का था ये? हरमन रोर्सा था। ये स्विस मनोवैज्ञानिक था। कौन था भाई? स्विस, यानी स्विट्जरलैंड का था। 1921 के अंदर इन्होंने व्यक्तित्व का मापन के रूप में प्रयोग लिया। और व्यक्तित्व मापन की बात करें तो इन्होंने 10 कार्ड लिए थे। कितने कार्ड लिए भाई? 10 कार्ड लिए थे जो विभिन्न रंगों के थे, अलग अलग प्रकार के थे। उन कार्डों के माध्यम से व्यक्तित्व को मापना, व्यक्तित्व को पहचानना। देखा जाए तो व्यक्तित्व का मापन है ना 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। एक तो यहां पर बता ही दिया हमने, प्रक्षेपीय तकनीकी, और दूसरा प्रकार होता है वो कौन सा होता है? अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी प्रकार इसका उत्तर सही होगा। यानी प्रक्षेपी जिसे हम कह सकते हैं, इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले कौन लेके आया हमारे सामने? वो फ्राइड मोदी लेके आया था। फ्राइड मोदी ने क्या किया था? फ्राइड मोदी ने कहा था प्रोजेक्ट है, इसका अर्थ होता है थोपना, आरोपण करना या फेंकना। और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न जो भी अचेतन मन की बातें हैं उनको अभिव्यक्त कर देता है। तो याद रखना, प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले अगर कोई पूछे तो कौन था? सिगमंड फ्राइड था। और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि मनुष्य अपनी भावनाओं और अनुभवों को सीधा न बता करके किसी उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, उसे ही प्रक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और कोई गाना चल रहा है और गाने पर नृत्य चल रहा है, तो उस नृत्य को कोई महिला नृत्य कर रही है, तो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से उस नृत्य को देखते हैं। कहने का मतलब है कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसकी शारीरिक संरचना, जो शारीरिक गति है, अंगों की गति है, उनको देखते हैं। और जैसे नवयुवक है वो उनके सौंदर्य को देखते हैं, बालिकाएं हैं उसके श्रृंगार को देखती हैं, और अन्य लोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। तो सब लोग गाना देखने के बाद में अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं। तो यही वो प्रक्षेपण तकनीकी है जिसमें ये हरमन रोर्सा ने दिया था, प्रयोग किया था। अप्रक्षेपी विधियां अलग होती है, जैसे आत्मनिष्ठ विधि हो गई, प्रश्नावली विधि हो गई, और दूसरा साक्षात्कार विधि हो गई। तो ये है। और अन्य कौन कौन सी आती है इसके अंदर प्रक्षेपण तकनीकी के अंदर? याद रखना है, एक तो हमने देख ली IBT, इंक ब्लो टेस्ट, हरमन रोर्सा ने दिया। इनके अलावा देखा जाए तो TAT भी आएगी, याद रखना है। थेमेटिक एफिशिएंसी टेस्ट देने वाला कौन था? मॉर्गन एंड मूरे 1935 के अंदर। इसके अलावा SCT याद रखनी है आपको। सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट ये देने वाला था, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट देने वाला था एबिगोस, पाइनेम टेंडलर। इसके अलावा एक और हमारे सामने आता है CAT। कौन सा? CAT। तो ये चिल्ड्रन एफिशिएंसी टेस्ट ये ल्यूपोर्ड बेलोक ने दिया था, याद रख लेना। इनके अलावा एक है FWAT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण देने वाला था गाल्टन मोदी, 1879 के अंदर दिया था। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी की सारी विधियां किसके अंदर आएगी? प्रक्षेपी के अंदर। और इनके अलावा अगर कोई है वो अप्रक्षेपी के अंदर आएगी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखें, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया था? याद रखना है, किसने दिया है? अभी देखें, बताइए परिभाषा का उत्तर। ये इस परिभाषा का उत्तर देने वाला था सीखने एवं शिक्षण। इसका एक अन्य नाम भी आ सकता है कई बार, वो है शैक्षणिक परिस्थितियां। क्या आ सकता है भाई? शैक्षणिक परिस्थितियां। तो अगर ये शैक्षणिक परिस्थितियां या शिक्षण या सीखने से संबंधित आए तो ये परिभाषा लेकर कौन आया था? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में स्किनर मोदी लेके आया था। याद रखना है। देखा जाए तो अलग अलग लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी है, उनको याद करना है। एक पील नाम का मनोवैज्ञानिक आता है, पील कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इनके अलावा फ्रोबेल जो किंडरगार्टनर पद्धति लेके आया था, फ्रोबेल मोदी क्या कहता है? बालक एक पौधे के समान कोमल होता है, अंततः माली बनकर उसका विकास करना है। तो फ्रोबेल की अगर परिभाषा आपसे पूछ ले, फ्रोबेल, तो फ्रोबेल को कैसे याद करना है आपको? कि पौधे वाली परिभाषा, यानी बालक कैसा होता है? पौधे के समान होता है।
तो माली बनकर उसका विकास करना चाहिए। बिल्कुल कोमल होता है, जैसा पौधे को पानी डालोगे सींचोगे वैसा ही वो ग्रोथ करेगा। इसके अलावा एक परिभाषा और आती है रूसो की। रूसो की पुस्तक भी याद रखनी है, इमाइल नाम की पुस्तक थी। इसके अंदर रूसो मध्य क्या कहता है, बालक एक पुस्तक के समान होता है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो रूसो क्या कहता है, बालक किसके समान है, पुस्तक के समान है। तो पुस्तक वाली परिभाषा कौन है देता है, रूसो देता है। तो बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। इनके अलावा भी शिक्षा मनोविज्ञान की कई परिभाषाएं हैं, जिसके अंदर देख सकते हैं क्रो एंड क्रो ने भी परिभाषा दी है, वो भी महत्वपूर्ण है। क्रो एंड क्रो कहता है जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखते हैं वही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न है वो है एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या भाई, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और शून्यमुखी। देखें एकांत में विश्वास रखने वाला, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तीनों प्रकार देने वाला कौन था, युंग था, कार्ल युंग था, इन्होंने दिया था। और इन्होंने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो मनोवैज्ञानिक प्रकार से किया। इन्होंने बताया कि जो इंसान बिल्कुल शांत रहता है, एकांत में रहता है, जो लेखक बनने के गुण होते हैं, उस इंसान को हम अंतर्मुखी की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका उत्तर तो वैसे भी अंतर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब होता है जो नेता या शिक्षक बनने के गुण, कहने का मतलब जो वाचाल प्रवृत्ति का होता है, मिलनसार व्यक्ति होता है, जो जल्दी दोस्ती कर लेता है, आशावादी होता है, उस इंसान को बहिर्मुखी कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जो बहुत ज्यादा मिलनसार है वो किस श्रेणी में आएंगे, बहिर्मुखी में। और अंतर्मुखी में हम कह सकते हैं पूर्व देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उभयमुखी इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, एकांत में रहने वाला व्यक्ति कौन सा होगा भाई, अंतर्मुखी होगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है, किसने परिभाषा दी है याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें 3 शब्दों को गांठ बांध लेना। 3 शब्द कौन से हैं, एक तो मनोदैहिक, दूसरा गत्यात्मक और तीसरा शब्द है वो है समायोजन। तीनों का पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये 3 शब्द है क्या। मैंने बताया आपको कि व्यक्तित्व है वो प्राचीन समय तो केवल बाह्य रूप के आधार पर, वर्तमान में कैसा है, आंतरिक रूप में और बाह्य दोनों को मिलाकर। आंतरिक मतलब ज्ञान, नॉलेज, उसकी सोचने की क्षमता, ये सारी की सारी चीजें होती है आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाती है। और इसी आधार पर मनोदैहिक यानी मन धन दैहिक, मन का मतलब हो गया आंतरिक और दैहिक का मतलब हो गया बाह्य। गत्यात्मक का यहां पर कहा है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे गत्यात्मक शब्द लिया है। यानी जैसे स्कूल टाइम में हमारा व्यक्तित्व कैसा था, जैसे घर वाले जो कुछ हमें दिलाते वही पहन करके चले जाते, दूसरों पर निर्भर के अकॉर्डिंग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो अपनी पसंद के अनुसार पहनना, चलना, उठना, बोलना करने लगे। तो गत्यात्मक का मतलब आवश्यकता के अनुसार जो परिवर्तन हुए उसे गत्यात्मक कहते हैं। समायोजन का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण के साथ में जो हम तालमेल स्थापित करते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, समायोजन करते हैं। यानी समायोजन का मतलब हर जगह, जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी हुई है, घर पर खाना हमारे लिए हम नहीं बना पा रहे हैं या समय नहीं है, पढ़ाई में व्यस्त है, तो हम जैसे मान लीजिए जो भी बनी हुई है, रात की रोटी बनी हुई है, उसको ही खा करके हम कैसे न कैसे भूख को शांत कर लिया। कुछ और खा करके, कुछ कचौली समोसा खा करके भी हमने भूख को शांत कर लिया। क्या कर लिया हमने, शरीर के साथ, भूख के साथ में समायोजन कर लिया। ये समायोजन है। तो मनोदैहिक, गत्यात्मक और समायोजन, इन तीनों के बारे में बात कौन करता है, G.W. आलपोर्ट। आलपोर्ट की ये परिभाषा है, कम से कम 10-15 बार पूछी गई परिभाषा है और आगे आने वाले एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वो है फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। बहुत महत्वपूर्ण है। फ्राइड ने मन की संरचना की सही कोटि क्या बताई है। याद रखना यहां पर मन की न कह करके व्यक्तित्व की बोल दें, व्यक्तित्व की तो सही रहेगा। मन की कोटि करें ना, मन के प्रकार, मन के प्रकार फ्राइड महोदय ने मन के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए भाई, एक तो था चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा था वो था अर्धचेतन मन। कौन सा मन भाई, अर्धचेतन मन।
सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद सन 1900 के अंदर एक सिद्धांत दिया, उसके अंदर इनकी बात करता है कि मन के प्रकार है वो 3 होते हैं। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कहने का मतलब चेतन मन है ये 10% होता है मनुष्य का। कितने प्रतिशत होता है? केवल 10%। मन की जागृत अवस्था, जो आप ध्यान से सुन रहे हो, जो चीज सीख रहे हो, उस स्थिति केवल आपके दिमाग की, आपके मन की केवल और केवल 10% है, वो एक्टिविटी है, एक्टिव है। अचेतन मन कह सकते हैं वो होता है 90%। यानी कहने का मतलब, यानी अपनी सुखद बातें, दुखद बातें, कटु अनुभूतियां, ये सारी बातें हैं, ये किसके अंदर आएगी? ये अचेतन के अंदर आएगी। कहने का मतलब जैसे आज की क्लास आप याद कर लोगे, जब दोबारा आपसे कभी पूछा जाएगा, जो आप उत्तर दोगे आज की क्लास को, सुखद क्लास को याद की हुई है, वो कौन सी अवस्था होगी? अचेतन। कहने का मतलब जो आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, वो तो चेतन अवस्था है आपकी, और जो मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मेरी पहले से सीखी हुई कला है या सीखी हुई चीजें हैं, अनुभव किया है, अधिगम किया है, वो किस में है? मेरे अचेतन माइंड में। तो महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, सबसे बड़ा भाग अचेतन मन। अर्धचेतन क्या होता है? अर्धचेतन ये 0% भी कह सकते हैं, क्योंकि वापस चेतन अवस्था में चला जाता है। किसी भी चीज को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना, ऐसी चीजें हैं, ये किस में आएगी? अर्धचेतन के अंदर आएगी। तो कुल मिलाकर के, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम देने गए, और वहां पर जैसे यही प्रश्न आ गया, इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से हमने पहले तो याद तो कर रखा है, लेकिन अब कक्षा हॉल में याद नहीं आ रहा है, एग्जाम के समय याद नहीं आ रहा है, जैसे ही बाहर निकले तो तुरंत याद आ गया। या किसी परिचित को हमने देखा है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि इसको जानता तो हूं लेकिन ये है कौन इंसान। तो उस स्थिति में थोड़े समय बाद में वो याद आता है कि वो इंसान था। तो वो अर्धचेतन अवस्था में है, क्योंकि वापस चेतन अवस्था में चला जाता है। आइसबर्ग की इस बात की है फ्राइड क्या बोलता है? आइसबर्ग की संज्ञा दी है कि हमारा मन है वो विशाल बर्फ के टुकड़े के समान है, जो समुद्र में तैर रहा है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है 10% ही साइंस कहती है कि बर्फ दिखाई देता है, तो वो चेतन अवस्था। डूबा हुआ भाग यानी बर्फ का टुकड़ा 90% डूबता है, वो अचेतन मन। और स्पर्श करता है जो जमीन के, वो है यानी अर्धचेतन मन। तो अचेतन मन 90%, जो डूबा हुआ भाग होता है। इस प्रकार से आइसबर्ग की संज्ञा किसने दी? ये फ्राइड ने इस प्रश्न में बताया कि मन की संरचना के 3 प्रकार है। कौन कौन से देखा जाए तो आईडी, एक आईडी हो गया जिसको हम कह सकते हैं इदम, दूसरा कहें ईगो जिसको हम कह सकते हैं अहम, और तीसरा जो है रूप वो है सुपर ईगो। क्या है? सुपर ईगो। याद रखना, इसे हम कह सकते हैं अति अहम बोल सकते हैं या परा अहम बोल सकते हैं। तो ये 3 क्रम पहले तो देखें, ईदम, अहम और अति अहम। किसमें? ईदम, अहम और अति अहम। तो जिसे परा अहम भी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये बिल्कुल सही रहेगा। याद रखना, इसमें से प्रश्न आता है, वो प्रश्न क्या है? आपसे पूछ लेंगे कि मन की संरचना के, व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर इनमें से सिगमंड फ्राइड का कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, जहां पर अगर सुखवादी व्यवस्था दिखे आपको प्रश्न में, कहीं भी सुखवादी या सुखवादीता, तो वो आएगा इदम में। अगर आपसे कहीं पर भी वास्तविकता शब्द अगर प्रश्न में दिखे, वास्तविकता, तो वो किस में आएगा? वास्तविकता वो ईगो में आएगा, क्योंकि ये इदम की रक्षा करता है, सिफाई का काम करता है ईगो। और सुपर ईगो है, ये किसको करता है? किसको दर्शाता है? आध्यात्मिकता को। किसको? आध्यात्मिकता या आदर्शवादिता को दर्शाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, याद रखना। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति भी बताई है। कितनी? 2 मूल प्रवृत्ति। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 मूल प्रवृत्ति है, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहा इन्होंने? जिजीविसा या इरोस बोला है, यानी जीने की इच्छा। जो भी हम जीवन यापन करते हैं, जो कुछ भी, वो है जीवन मूल प्रवृत्ति। इरोस का मतलब होता है, वो होता है जैसे मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम कह सकते हैं मुमूर्षा या थेनाटोस, यानी विध्वंसकारी कार्य जो भी हम करते हैं, जो भी इंसान करता है, जो मरने पर दूर हो जाता है, जैसे आत्मघाती हमला करते खुद को भी मौत के घाट उतार लेता है, वो किसमें आएगा? मृत्यु मूल प्रवृत्ति में। तो 2 मूल प्रवृत्तियां, जिसके लिए इन्होंने एक ट्राइब शब्द काम में लिया। क्या लिया? ट्राइब शब्द, जो जर्मन भाषा का है मूल प्रवृत्ति के लिए। वैसे मूल प्रवृत्तियां आप देखें तो विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के माध्यम से भी बताया था। इन्होंने कुल मिलाकर के 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग थे। तो विलियम मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्ति बताई? 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग थे। तो याद रखना है। और अगला प्रश्न है जो हमारे सामने है, और आज का अंतिम प्रश्न, ध्यान से सुनना। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। देखें, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? ये 4 ऑप्शन है, उत्तर देने की कोशिश करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखें,
शिक्षा को क्या बनाया? मनोविज्ञान। कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि भारत के अंदर सन 1915 के अंदर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने स्थापित की थी कोलकाता शहर के अंदर। कमल मुखर्जी भी उनके साथ में थे। उसी के बाद में भारत में ये शिक्षा मनोविज्ञान शुरू हुआ है। तो क्या पाठ्यचर्या केंद्रित बना दिया, शिक्षक केंद्रित बना दिया, बाल केंद्रित बना दिया, या विषय केंद्रित बना दिया? बिल्कुल वर्तमान समय में मनोविज्ञान को बाल केंद्रित बना दिया है। याद रखना है कैसे कि बालक प्रदान होगा। प्राचीन समय में जो शिक्षा प्रणाली थी वो संत, साधु संत महोदय जो प्रवचन देते थे उनके द्वारा या व्याख्यान पद्धति से जो शिक्षा चलती थी तो वो कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन एनसीएफ 2005 जैसे ही आया था, उस समय अध्यक्ष थे भारत में, कह सकते हैं यशपाल शर्मा, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। इन्होंने कहा था कि छोटे बालक है उनको फ्रीडम दो, उन्हें अनुक्रिया करने दो, उन्हें क्रिया के माध्यम से खेलने दो, उन पर बोझ मत डालो कि आप पढ़ो, उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाओ। तो कौन प्रधान हो गया? बालक प्रधान हो गया। उन्होंने कोटेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन दी थी। उन्होंने कहा था कभी धूप में निकलो, यानी कभी धूप में निकलो, कभी गठाओं में नहाकर तो देखो, ये जिंदगी क्या है, कभी किताबें हटाकर तो देखो। यानी बालक को कभी फेल नहीं करना है। अगर बच्चा एग्जाम के समय भी, पहली से 8वीं की बात कर रहे हैं, यानी बच्चा एग्जाम देने भी नहीं आया, अगर ननिहाल चला गया तो भी आप स्कूल के जो भी शिक्षक हैं वो उस बच्चे की कॉपी में लिखेंगे और उस बच्चे को पास करेंगे, यानी अगली कक्षा के अंदर उनको बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कैसी शिक्षा है वर्तमान में? बाल केंद्रित। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की कक्षा में जो मैंने प्रश्न करवाए हैं इसको बार बार सुनना है और हर एक प्रश्नोत्तरी में से 1 या 2 प्रश्न आएंगे। ये केवल 10 प्रश्न नहीं थे, इनके साथ में कम से कम 100 प्रश्न और जुड़े हुए थे। आपको नोटबुक में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अगली कक्षा है वो आपको जल्दी मिले। और इनके अलावा हम आने वाले समय में लाइव आएंगे, आपके साथ अंतःक्रिया करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दें। मैं राकेश बिश्नोई, जय हिंद।